अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें अब थोड़े से भारी सवाल करते हैं। स्प्रिंग 16 पे आ जाए। सीमा एंटरप्राइजेस, यार वो मैंने कहा कि ताकि जिसने जाना हो वो चला जाए। क्वेश्चन एंड पे डिस्कस कर लेता हूँ, पहले ये 2 सवाल कराने की कोशिश करता हूँ। स्प्रिंग 16 अटेम्प्ट का सवाल है सीमा एंटरप्राइजेस के नाम से, मेरी बुक में पेज 188, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा सवाल है, करते हैं। पॉज करने में उसको रोकिए ज़रा। हाँ भाई, सवाल पढ़े हैं तो मैं करूँ बात। अरे इतना अर्सा, अच्छा किताब में वो एग्जाम नोट्स में आई है। मैंने ना ये बात लिखी हुई है जो भी बताने लगा हूँ
कि सवाल में ना आपको स्टैंडर्ड कार्ड तो चाहिए होता है। अभी जो 2-3 सवाल पहले किए हैं, 2 किए हैं शायद, पता नहीं, पास्ट पेपर के 2-3 किए हैं, तो उनमें स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन थी, बनाना था बोर्ड पे। अब अगर आपको स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड कार्ड कब बनता है? साल के शुरू में। बजट कब बनता है? तो स्टैंडर्ड कार्ड को ही यूज करके बजट बना रहे होते हैं, क्योंकि बजट साल के शुरू में बना रहे हैं। स्टैंडर्ड कार्ड को यूज करके ही बजट बनाएंगे ना, वरना क्या फायदा स्टैंडर्ड कार्ड बनाने का। तो सवाल में आपको हो सकता है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस यानी बजटेड इनकम स्टेटमेंट दे दी हो, तो अगर हम उसी में से पर यूनिट इंफॉर्मेशन निचोड़ लेंगे ना, तो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा। सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है तो हम स्टैंडर्ड कार्ड बना पाते हैं। हो सकता है सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड ना दिया हो, बजटेड इनकम स्टेटमेंट दी हो, तो अगर आप उस इनकम स्टेटमेंट में से पर यूनिट चीजें निचोड़ लें तो वो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा। ये मैं इस सवाल में कराने लगा हूं और ये बात मैंने उन नोट्स में पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है। ठीक है, चलें सवाल पे वापस। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल की रिक्वायरमेंट ए अगर फिलहाल छोड़ भी दें तो रिक्वायरमेंट बी से क्या पता चल रहा है कि हमने पहले सारे वेरिएंसेस निकालने और रिकंसाइल करना है। अगर पार्ट ए अलग से ना भी पूछा होता, फिर भी रिकंसिलिएशन बनाने के लिए बजटेड प्रॉफिट तो निकालना पड़ता ना। बजट प्रॉफिट निकलेगा तो रिकंसिलिएशन का स्टार्ट होगा। और एक्चुअल प्रॉफिट कोई मजबूरी नहीं थी, बस टैली करना चाहे तो निकाल लें, जैसे कल वाले सवाल में निकाला था। लेकिन अब उसने रिक्वायरमेंट ए बना दी। उन्होंने कहा है कि आप बजटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें, एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें, यानी इन दोनों को करें कैलकुलेट, फिर रिकंसाइल भी कर दें। तो अगर सिर्फ पार्ट बी ही होती रिक्वायरमेंट तो हम बजटेड लाजमी निकालते। क्यों निकालते? क्योंकि रिकंसिलिएशन शुरू तो वहीं से करनी थी, एक्चुअल निकालने की जरूरत ना होती, बस टैली करने के लिए निकाल ले। लेकिन अब हमें लाजमी दोनों निकालने हैं क्योंकि पार्ट ए में रिक्वायर कर रहा है। तो बेशक पार्ट ए पे चलें, लेकिन वेरिएंस का सवाल है, इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड सबसे पहला काम करना है। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 16। ये सवाल बहुत अच्छा है, वैसे वेरिएंस की रिवीजन के लिए भी ना बहुत अच्छा सवाल है। स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं सबसे पहले। जब आप लोग कल को रिवाइज कर रहे होंगे ना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वांटिटी रेट और टोटल। अच्छा, सवाल का पहले मैं आपको डेटा तो बताऊं ना। सबसे पहले सवाल में पहले पैराग्राफ में सलाम दुआ करके ये बताया हुआ है कि बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है और 2015 के महीने का आपको बजट दिया हुआ है, पहला टेबल। फिर उसके बाद एक्चुअल डाटा है सारा। ठीक है, पॉइंट 1 2 3, अब सारे आगे एक्चुअल डाटा है। तो बजट इनकम स्टेटमेंट टाइप दी हुई है, हमें इसी में से निचोड़ना है स्टैंडर्ड कार्ड। अब इसमें से अगर हम पर यूनिट चीजें निचोड़ लें तो वो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या करूं? ये तीनों चीजें देखते हैं एक एक करके। क्वांटिटी, एक यूनिट के लिए किलो कैसे ढूंढने? किसको किससे डिवाइड कर दें? 5000 को 10,000 से। अगर 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 5,000 किलो लगने हैं तो एक के लिए 0.5। अब ये इतना आसान था कि इसमें एग्जामिनर ये भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको डिवाइड करके दिखाएं, तो बस 0.5। ये कैसे निकालूं? किसको किससे डिवाइड? अगर 9 मिलियन रुपीस 5,000 किलो की कॉस्ट है तो 1 किलो की कितनी? 9 मिलियन डिवाइड बाय 5,000 कितनी बनी? 1800। और ये 900।
डायरेक्ट लेबर बिल्कुल इसी तरह से, 10,000 यूनिट्स के लिए 24,000 घंटे, तो एक के लिए 2.4, रेट 3.6 मिलियन रुपीज के 24,000 घंटे, तो एक घंटे के लिए 150। ये समझ आ रहा है ना सबको? पक्की बात है? कितना? 360। वेरिएबल ओवरहेड्स, अब इसको किससे लिंक किया हुआ है? मशीन आवर से। तो अब मैं यहां 2.4 आवर नहीं लिख सकता ये वाला। अगर 10,000 यूनिट्स के लिए 2,000 मशीन आवर्स, तो एक के लिए 0.2। अगर 4.4 मिलियन रुपीस के 2,000 घंटे, तो एक घंटे का रेट 2,200, और इधर 440। फिक्स ओवरहेड की लाइन लिखो, क्यों नहीं? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती है, तो बस इसी का टोटल 1700। और चूंकि इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी निकालना है, इसलिए इसको पूरा करके सेल प्राइस, ये कैसे निकालें? एक यूनिट की सेल प्राइस कैसे निकालें? 25 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय 9800। अब 10,000 नहीं है, क्योंकि जितनी कॉस्ट थी वो सब 10,000 यूनिट्स की थी, लेकिन जो सेल्स है वो तो 9800 यूनिट्स की है। तो पर यूनिट के लिए 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 9800, 2551। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक कंट्रीब्यूशन बन गया 851। स्टैंडर्ड कार्ड तक पहुंचे, फिर चलें आगे। हैं? क्या करूं? मेरे लिए चाय? कहाँ से? अच्छा, ये का भाई, अच्छा यार, जज़ाक। पीनी आप लोगों ने? कितने की आती है यार? नहीं, मंगवा देता हूँ ना सबको। चलो रहने दो, कोई नहीं। स्टैंडर्ड कार्ड पॉज करना। ये साइन के बगैर भी चलेगा या साइन कर दो उस पर। ये 1700 है, आगे 5 आ गया, तो वो ये ना कि साइन को 1700 को। अरे नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये कॉस्ट है, सेल प्राइस में से माइनस किया है। ये लें, ये लें, नहीं नहीं कोई मसला नहीं।
सेल में से कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। जी जी जी। देख ले, मर्जी आपकी। इसमें बताएं कोई मसला? चले, वेरिएंस के सवाल में ना अपना पहला मकसद जिंदगी का बनाने के स्टैंडर्ड कार्ड बनाना ही बनाना है। इस सवाल में ये इतना डिफरेंट क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको ना बजटेड इनकम स्टेटमेंट दी थी, वहां से अब वो बजट बनाया, बजट इससे बना होगा, तो हम उलट चल के ये बना रहे हैं। पार्ट ए, बजटेड प्रॉफिट कंप्यूट करना है और एक्चुअल प्रॉफिट कंप्यूट करना है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पार्ट ए, बजटेड प्रॉफिट। अगर ये बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता, तो जो कल वाला सवाल था, तो उसमें एक यूनिट का प्रॉफिट निकला होता, इनटू यूनिट से मल्टीप्लाई करते तो वो प्रॉफिट आ जाता। लेकिन ये तो कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए हमें पहले कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन निकलेगी इससे। मार्जिनल है ना, तो मार्जिनल में डायरेक्ट प्रॉफिट तक नहीं पहुंचते। 9800 इंटू 851, बजटेड प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, बजटेड प्रॉफिट 8 ऐसे ही है। मिलियन भी करना चाहिए। 8.3 प्रॉफिट तक कैसे पहुंचो? है वेरिएंसेस नहीं, बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालूं? फिक्स्ड माइनस कर देता हूं, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 3.8। लो लगा दिया यार, साइन ब्रैकेट लगा दिए। कितना? 5.4। ये है बजटेड प्रॉफिट। अच्छा, ये ना कोई फॉर्मेट का मसला नहीं। आप कहिए ये कौन सा फॉर्मेट है? बजटेड प्रॉफिट निकालना था। कितना यूनिट्स बेचने का बजट बनाया है? 9800। प्रॉफिट निकालना है। कल वाले सवाल में मैंने इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया था यूनिट से, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा था। स्टैंडर्ड कार्ड में प्रॉफिट ही नजर आ रहा था। अब ये कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन से हम प्रॉफिट तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इसलिए पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। और अगर कोई ये कहे कि जी हम पूरी इनकम स्टेटमेंट क्यों ना बना लें, बना लें, पूरी इनकम स्टेटमेंट बना लें, बजटेड सेल्स, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे कर लें। लेकिन उसने कहा नहीं ना, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट नहीं कहा, उसने कहा कंप्यूट प्रॉफिट। तो कंप्यूट प्रॉफिट चाहे बस एक ब्रैकेट में निकाल लें। ये निकल आया बजटेड प्रॉफिट। अब निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, नंबर तो इस पार्ट के कितने हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट निकालने में इतनी सारी मेहनत होगी जो पार्ट बी के 14 नंबरों में भी काम आएगी। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें? हाँ जी, नहीं, वेरिएंसेस तो एक अलग पार्ट है, पार्ट बी। उसने पार्ट ए में पूछा है कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल डेटा से नहीं। देखें, एक तो है पार्ट बी के आप बजटेड प्रॉफिट से शुरू करें, सारे वेरिएंसेस निकालें और एंड पे एक्चुअल प्रॉफिट निकला है। लेकिन इसमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की मेहनत क्या है? ये तो आप रिकंसिलिएशन बना रहे हैं जो पार्ट बी में 14 नंबर दिए गए हैं इस बात के। उसने कहा है कंप्यूट एक्चुअल प्रॉफिट्स और उसके अलग नंबर रखे हैं पार्ट के। तो अब अगर किसी ने वेरिएंसेस निकाल के एंड पे जो आंसर निकला उसको कहा जी ये एक्चुअल प्रॉफिट है, तो मेरे ख्याल में नंबर नहीं पूरे मिल रहे होंगे हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर इस पे जमीर मुतमईन नहीं हो रहा, नहीं है पार्ट बी सवाल में, बस पार्ट ए है। अब बताएं, एक्चुअल प्रॉफिट करना है।
अब एक्चुअल प्रॉफिट कंप्यूट करने को कहा है, कैसे करें? एक्चुअल डाटा यूज कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ इतना कर लें कि ये जो एक्चुअली हमने 11,000 यूनिट्स बेचे, इंटू 851 कर ले? ये तो स्टैंडर्ड है, हमने तो स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअल फिगर्स यूज करके प्रॉफिट निकालना है। अब एक्चुअल के लिए ये काम खत्म हो गया, हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। तो जब सारा कुछ हमने एक्चुअल लिखना ही है तो बेशक आप उसको इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लें, जैसे वो पिछले चैप्टर में करते आ रहे थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस तरह कर लेते हैं। सेल्स, हाँ जी, सेल्स आपको दी हुई हैं। पहले टेबल जो कि बजट का है उसके नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ इतना, वेयर एज SE अर्नड रेवेन्यू मतलब सेल्स ऑफ 30 मिलियन रुपीज बाय सेलिंग 11,000 यूनिट। तो रेवेन्यू आपको दिया हुआ 30। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हाँ जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये जज्बाती हरकत है 5.7। वो ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग है 5.7, फिनिश गुड्स का ओपनिंग किधर है? पॉइंट नंबर 5 नहीं दिया हुआ, नहीं, देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो ये नहीं था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए मेहनत कर लेते हैं। चलो ये आसान है, पहले ये करते हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने जी? कैसे 1000? जबानी पता चल रहा है, ओपनिंग है नहीं, 12,000 यूनिट्स बनाए और 11,000 बेचे तो 1000 यूनिट्स हैं, और इन 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे? पर यूनिट कॉस्ट है ना। अब इसकी अंग्रेजी ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल लास्ट पॉइंट। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री किस अमाउंट पे वैल्यू करनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कंपनी की पॉलिसी हुई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को वैल्यू करना स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, यानी 1000 यूनिट्स कितने रुपए वाले? 1700 रुपए वाले। वन पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालता हूं। ये 1700 वाली बात आई समझ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो बचपन वाला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी जितने मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी कॉस्ट। इसके लिए आपसे उन्होंने एक पॉइंट में पूरा वो टॉपिक टेस्ट कर लिया, यूनिट्स बता दिए, रेट्स पता हैं, FIFO है, तो 5700 किलो जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी कॉस्ट कैसे निकालें? FIFO मेथड है। पहले ये ओपनिंग वाले इस्तेमाल हुए होंगे और फिर बाकी 2700 परचेजेस में से इस्तेमाल हुए होंगे। पहले इस्तेमाल हुए होंगे ओपनिंग वाले 3000 किलो, जो के 5 पॉइंट
ये 1 किलो कितने का है जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहिए असल में। और जो बाकी 27 किलो हैं वो नए में से हैं, यानी परचेजेस में से हैं। उनका 1 किलो का रेट जानना है। कितना? 17, और ये 1750 हम ये हरी मकड़ी से पूछ लेते हैं। 26.25 मिलियन रुपए के 15,000 किलो खरीदे थे, तो एक इतने का था। सेवन 3 चले 10.43। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, अब देखें पार्ट बी है वेरिएंसेस। पार्ट ए में वेरिएंसेस साइड में हो गया। अब ये हम लोग वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन उस पे आ गए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब सवाल में क्या डाटा है आपके पास कि डायरेक्ट लेबर निकाल सकें? पॉइंट नंबर 2 में आपको आर्स का डाटा भी इंफॉर्म कर दिया और रेट का भी। तो हम लेबर कॉस्ट तक कैसे पहुंचे? हमें अगर आर्स पता चल जाए और रेट पता चल जाए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। आर्स कितने? उन्होंने कहा जी कि 10% हमें रेट से स्टैंडर्ड से ज़्यादा महंगा देना पड़ा, और उससे वर्कर खुश हो गए, और उनकी जो एफिशिएंसी थी वो 5% इम्प्रूव हो गई। एफिशिएंसी 5% इम्प्रूव होने का मतलब है कि उन्होंने 5% टाइम कम लगाया। तो एक्चुअल वेज रेट कितना? 150 को 10% महंगा करना पड़ा, 165। और एक्चुअल आवर्स कितने? 5% कम। किससे कम? किससे कम? 2.4 से 5% कम, या 24,000 से 5% कम? हाँ जी, अगर आप सिर्फ दिमाग बंद करके अंग्रेजी का मतलब लेंगे ना, तो वो कह रहा है 5% एज कंपेयर टू बजट। तो फिर आप 24,000 देख रहे होंगे। लेकिन जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो तो एक वेरिएबल चीज है। तो 5% इंप्रूव करने का मतलब है कि जो सोचा था कि एक यूनिट पे 2.4 आवर्स लगेगा, उससे 5% कम। 24,000 से क्यों ना कंपेयर करें भाई? वो 10,000 यूनिट्स की बात हो रही थी, हमने 12,000 यूनिट्स बनाए, तो 24,000 तो है ही नहीं कंपेरेबल। बजट से बेहतर का मतलब है जो हमने स्टैंडर्ड वर्कर का काम सोचा हुआ है उससे 5% बेहतर। 24,000 तो रेलिवेंट नहीं है, वो तो 10,000 यूनिट्स के लिए आर्स दिए हुए हैं। तो 2.4 के हिसाब से देखते हैं, यानी एक यूनिट बनाने के लिए वो जो 2.4 आवर्स लगने थे, इसका 0.95 लगे। ये मतलब है इस बात का। 2.4 जो लगना था उससे 5% कम लगा, इनटू 12,000, 27,360। तो टोटल कॉस्ट बन गई 4.51 मिलियन। अच्छा, अब इसमें ना एक आम मासूम से माड़े से स्टूडेंट की परेशानी ये है
कि हम वेरिएंस का चैप्टर कर रहे थे, ये बीच में क्या होने लग गया। तो सारी कॉस्ट हर वक्त जो है ना वो हर सवाल के अंदर कहीं ना कहीं मिक्स हुई होगी। अब इसमें अगर आप सिर्फ एक दिमाग बंद करके फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जरा सा सवाल में कोई डिफरेंट पॉइंट आएगा, आप भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो अभी फिलहाल वेरिएंस रुक गया हुआ है। फिलहाल यहां पर बस मैं ये भी नहीं कह सकता कौन सा चैप्टर टेस्ट हो रहा है, बस आपकी बेसिक कंप्यूटिंग स्किल, कॉस्टिंग स्किल्स टेस्ट हो रही हैं। सारा कुछ हो रहा है टेस्ट इसमें। वेरिएबल ओवरहेड्स, पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3, $2100 मशीन आवर्स लगे। डिटेल ऑफ ओवरहेड्स आर एज अंडर। डेप्रिसिएशन जितना सोचा था उतनी ही हुई, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट जितना सोचा था उतनी ही हुई। ऑल अदर ओवरहेड्स 4% ज्यादा हो गए, या कहने 4% महंगे हो गए। ये किन ओवरहेड्स की बात हो रही है? वेरिएबल की, फिक्स्ड की? ऑल अदर, ऑल अदर सब की बात हो रही है। देखें पॉइंट नंबर 3 के पहले सेंटेंस में डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स आर एज अंडर है, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एज अंडर नहीं, दोनों की बात हो रही है। बेशक ये जो पहले 2 बुलेट पॉइंट हैं ये फिक्स्ड वालों की मिसाल है, लेकिन जब वो तीसरे बुलेट पॉइंट में कह रहा है ऑल अदर ओवरहेड्स, तो ये फिक्स्ड वेरिएबल सब की बात हो रही है। हम इस वक्त इस पॉइंट में से क्या निकालना चाह रहे हैं? वेरिएबल ओवरहेड। तो इसमें वेरिएबल के बारे में क्या पता चल रहा है कि जो वेरिएबल 4% बढ़ गए, किससे बढ़ गए? बजट से। अच्छा, फिर दोबारा वही बात, ये बात हो रही है कि ये 2200 4% महंगा हो गया या 4.4 मिलियन रुपीस 4% महंगे हो गए। वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक टोटल चीज होती है, उसमें महंगाई उस टोटल की महंगाई होती है, जबकि वेरिएबल खर्चे ओरिजिनली एक रेट होता है, उसमें महंगाई वो रेट की महंगाई होती है। तो वेरिएबल ओवरहेड 4% महंगे हो गए, यानी 2200 4% महंगा हो गया। ठीक है, तो 2200 4% महंगा हो गया, ये तो हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। 2200 को 4% महंगा करना है तो ये ठीक है। और ये क्या निकला? 1 आर का इनटू 2100, 4.8। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई 19.74। कौन सा? नहीं, अभी सिर्फ वेरिएबल लिखे हैं, नीचे फिक्स भी तो लिखने हैं ना। हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती है ना, इसलिए अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लिखी है, नीचे फिक्स भी तो करनी है माइनस। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 19.74, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई 18.04, 11.9। यार ये कैमरा बंद करना जरा, ये बच्चों को खाना पीने की चीजें बांटनी है क्या? हाँ जी, खा पी लिया सबने? ठीक है, खा पी के हो गए फारिग? चला गए। $11.96 मार्जिनल है, इसलिए हमें इससे कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है, उसके बाद प्रॉफिट तक चलते हैं। क्या माइनस करें? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने निकालने पड़ेंगे? अब आते हैं दोबारा से पॉइंट 3 पे। पहले इस पॉइंट को हम पढ़ रहे थे वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, अब हम इस पॉइंट को फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए दोबारा पढ़ते हैं। तो कहा है जी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, अब इस पॉइंट को ना मैं ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स बोल रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए
बेशक आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स थे एक्चुअल, उसको उसने 3 हिस्सों में बांटा। चलो 20,000 में से इतने वापस बचे हैं। चलिए आप, कोई बात नहीं, आप लोगों के इसको 3 हिस्सों में बांटा है। एक बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, एक रेंट और बाकी। तो जो डेप्रिसिएशन है वो नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, बजट से आता हूं। बजटेड कितने किए थे? 3.8। इनकी करते हैं बात। इनमें डेप्रिसिएशन कितनी थी? इनमें रेंट कितना था? 2। इनमें बाकी कितने थे? 1। तो जो बजट किए थे उसको 3 हिस्सों में बांटा। अब यहां से आते हैं एक्चुअल पे। ये एक्चुअली में भी इतना ही रहा, ये एक्चुअली में भी इतना ही रहा, और ये 4% बढ़ गया। यानी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए, डेप्रिसिएशन 1.6 ही, रेंट 1.2 ही, और अदर्स 3.8। ये है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। 3.84, 8.12। ये हुआ है जी 6 नंबर का पार्ट ए। लेकिन ये 6 नंबर थोड़े लग रहे हैं बेशक, लेकिन काफ़ी सारी मेहनत यहाँ वेरिएंस की हो गई हुई है। एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल रेट, ये निकल आए हुए हैं। इसको नोट कर लें, फिर वेरिएंस निकालते हैं। सब मिटा दूं? क्या कर रहे हैं भी नोट? कर लें कर लें कर लें। पार्ट बी, रिकंसिलिएशन के लिए पहले वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे, तो वेरिएंसेस निकालते हैं। पार्ट बी, सेल
प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या है? एक्चुअल सेल्स, ये 30 मिलियन है, माइनस 11,000 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 2551। Sir, 1939. 1939,000। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू, चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। असल में बेचे 11,000, बजट सोचे थे 9,800 इनटू 851 102 1200 पॉजिटिव। मटीरियल प्राइस वेरिएंस। मटीरियल प्राइस वेरिएंस के लिए पहले देखना पड़ता है कि केस 1 है कि केस 2 है। क्यों केस 2 है? क्योंकि परचेज्ड और यूज्ड डिफरेंट हैं। परचेज्ड हैं 15,000 किलो, यूज्ड हैं 5700 किलो। अब अगर केस 2 है तो फिर देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल या स्टैंडर्ड। तो फिर क्यों एक्चुअल? FIFO लिखा हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना वो फिनिश गुड्स के लिए लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट फिनिश गुड्स के बारे में बता रहा है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात पॉइंट नंबर 1 में कही हुई है, रॉ मटेरियल आर वैल्यूड यूजिंग FIFO मेथड। लास्ट पॉइंट में फिनिश गुड्स की बात हो रही है। कैसे पता फिनिश गुड्स की बात हो रही है? एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्या पता रॉ मटेरियल की बात हो रही हो। लास्ट पॉइंट, चलो पहला सेंटेंस हो गया, अगला सेंटेंस हो सकता है कहीं नहीं, ये तो रॉ मटेरियल की बात हो रही। हाँ, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मे बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। तो फिनिश गुड्स के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉलो कर रहा है और रॉ मटेरियल के लिए एक्चुअल कॉस्ट। तो ये केस 2 का सिनेरियो ए है, जिसमें हम लोग प्राइस वेरिएंस भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पे निकालते हैं माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1800 इनटू एक्चुअल किलो 5700 माइनस ये क्या चीज है? ये 10.43 है। ये पूरा 10.43 है ना। वन पूरे ही बता दें चले। 1700 यानी 170,000। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800 SQ, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ये
अब ये इतना आसान है 0.5 के, इसमें मकड़ी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी? 11,000। एक्चुअल प्रोडक्शन अच्छा 12,000। तो 12,000 के लिए कितने किलो मटेरियल? 6,000 माइनस 1,800 इंटू 5,700। Five four zero triple zero. पॉजिटिव? Yes. पॉजिटिव। लेबर रेट वेरिएंस, कहीं सवाल में आइडल आवर्स का कोई जिक्र? स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 150 इनटू एक्चुअल आवर्स ये निकाल चुके। Yes, yes, sir. माइनस ये क्या है? ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी। दोबारा लिखना है बेशक कैलकुलेटर के लिए दोबारा लिख लें। 165 इंटू 27 360। ये लें कैलकुलेटर को करने दें जो करना है। 406 000 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, Sir, ये आंसर नहीं इसका नीचे 410400 और है एडवर्स में लिखना 410 400। सर इसमें 1.51 के हिसाब से किया ना। सॉरी फिर सर ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके 4511 वैसे ही आ रही है वैल्यू 5 अच्छा ठीक जी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स 150 इंटू। ये अब पूछ लेते हैं मकड़ी से, तो लाल मकड़ी से पूछ लेते हैं। SH 12,000 इंटू 2.4 2800। 150 इंटू 27 360 216,000 वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 2200 रुपये, एक्चुअल आवर्स हैं 27,360 लिख दूं। मशीन आवर्स से जोड़ा हुआ है तो 2100 माइनस ये हमने निकाला हुआ है उधर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स नेगेटिव क्वालिटी का 180,000 नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस
standard rate into standard hours minus standard rate into actual hours by 100 into 12,000 into 0.2 2400 माइनस 2200 इंटू 2100 660 or 000 favorable. और फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड माइनस एक्चुअल। ये दुनिया का आसान तरीन काम है। बजटेड थे 3.8 मिलियन, एक्चुअल हैं 384। बस खत्म। अब करते हैं रिकंसाइल। इसमें इशू आ सकता है नेक्स्ट इस वाले के अंदर आया था कि कन्वर्जन की वजह से वैल्यू का मिलियन टू क्या इस वाले में था इशू। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं होता। रिकंसिलिएशन। तो इतनी बड़ी बड़ी फिगर लिखने की बजाय रुपीज इन, क्योंकि प्रॉफिट हमने ऑलरेडी मिलियन ही में निकाला हुआ है, बजटेड प्रॉफिट पार्ट ए में निकाला हुआ है। $4.54 सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, variable overheads, spending variance, variable overheads, efficiency variance, fixed overheads, spending variance. Sale price 1.94, 1.02, 0.17 negative, 0.54 positive, 0.41, 0.22, 0.18, 0.66, 0.04.
और एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 8.12। ये आ गए 20 नंबर। हाँ जी, वेरिएंस बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्टी लेवल बट डिफरेंट तरह की मुश्किलें हैं। मतलब ये एक अच्छा सवाल है, ये मैं आसान बिल्कुल नहीं, यानी वेरिएंस का ये एक अच्छा तगड़ा सवाल है। अब बाकी जितने भी सवाल हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई होती हैं चीज़ें। 0.4 का ये ना इसने कहीं से उठाया होगा, शायद कहीं से सवाल। तो वेरिएंसेस की अकाउंटिंग भी होती है, वो अकाउंटिंग नहीं है आपके काम की। तो ये उसने उस सेंस में लिखा हुआ है कि वेरिएंसेस को डेबिट क्रेडिट। वैसे मैं आपको ना कोई एक दो सवाल और कराने के बाद मैंने बुक में ना कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपके नॉलेज के लिए ज़रूर बता दूंगा, लेकिन आपके लेवल पे ये कैलकुलेशंस ही हैं। इरादा तो 2 सवालों का था। हैं? होमवर्क कहाँ यार, होमवर्क कर लेंगे। पता नहीं, वो तो रात को अपलोड होगा तो वो करने लगा। स्प्रिंग 16 कर लिया, ऑटम 19। किताब दिखाएं ना है, ऑटम 19। नहीं, स्प्रिंग 20 नहीं। स्प्रिंग 22 नहीं, ऑटम 22 नहीं। नहीं यार, अभी कोई होमवर्क नहीं। अच्छा, मैं वो जिसने जाना चला जाए, अगर किया ही नहीं हुआ वो सवाल जो मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का एक सवाल कहा था, तो वो जिसने बैठना है बैठ जाए, जिसने जाना है चला जाए। नहीं जाना किसी ने? हाँ हाँ जाएं। ये अगर आपने सवाल किया हुआ है तो ये आखिरी को 10 मिनट देख लेना इसकी डिस्कशन। कौन से? इसी क्वेश्चन के ना वही दो पॉइंट्स हैं। एक तो लेबर के साथ रेट दिया हुआ है 85 50 85। मटीरियल लेबर में ही है बताने वाला इसमें तो।
जी जी मतलब कि ये हमारा एक तरह का एग्जाम ही होता है होमवर्क का, तो इसमें इतनी गलतियां से तो फाइनल में कुछ नहीं, आपने देखें क्लास पढ़ी, फिर अच्छे बच्चे हैं तो क्लास वर्क दोबारा कर लिया, गुजारा मुजारा है तो क्लास वर्क दोबारा नहीं किया, होमवर्क कर लिया। अब एक होमवर्क, फिर उस चैप्टर के 2 4 5 10 सवाल होमवर्क करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर मॉक देंगे, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे। मतलब कि मार्जिनल का फ्रेश पड़ा हुआ था तो 5-6 क्वेश्चन भी किए क्लास में भी, फिर भी इसमें काफी अच्छा, अब देखते हैं ना वो काफ़ी क्या है। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, और चलो मार्जिनल खोला सामने, मार्जिनल ही दिखाता हूं पहले। सेल्स पॉइंट 1 में क्लियरली बताई हुई है, 21,000 यूनिट्स, इतने रुपए का एक। 21,000 को 1100 से मल्टीप्लाई करने में किसी को तकलीफ हुई हो? यार ये क्या हो गया शहर यार, कलर इसका अच्छा, इससे पहले कि बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब चूंकि हम लोग ये मार्जिन एब्जॉर्प्शन वाला सवाल कर रहे हैं, तो इसके लिए वही अल मशहूर 2-3 वर्किंग्स। क्वांटिटी स्केड्यूल, ये रहा क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग। डेटा में जो आपको ये पहला टेबल दिया हुआ है, ये गुजरे हुए ईयर 2010 का है, और 2011 के बारे में हम बजट बना रहे हैं, ये वो है, और आपसे 11 की इनकम स्टेटमेंट मांगी है। तो जो गुजरे हुए ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो 11 का ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा, गुजरे हुए का क्लोजिंग कितना था? पॉइंट नंबर 7, कंपनी की पॉलिसी है कि सेल्स के 5% के बराबर क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जो 2010 की सेल्स थी उसका 5% लें तो 10 का क्लोजिंग बन जाएगा, और 10 का क्लोजिंग 11 का ओपनिंग होगा, तो ये 11 का ओपनिंग आ गया। और जो 11 की सेल्स होंगी यानी 21,000, उसका 5 जरूर ले लेते, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब अगले साल पॉलिसी हमारी 10% है, तो उसका 10% लेंगे तो वो क्लोजिंग बन जाएगा। ये 21,000 का 10% ले लिया। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसको बैलेंस करके प्रोडक्शन निकलेगी। तो ये क्वांटिटी स्केड्यूल वाली वर्किंग। एक होती है पर यूनिट कॉस्ट वाली वर्किंग। 11 का कॉलम तो बनाना ही है, 10 का क्यों बनाना है? ओपनिंग के लिए। तो पहले 10 की बात करते हैं। 10 के लिए आपको इस टेबल के अंदर सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक यूनिट पे 5 किलो, 60 रुपए का एक, 5 × 60। लेबर एक यूनिट पे 4 घंटे, 75 रुपए का एक, 4 × 75। वेरिएबल ओवरहेड्स 3 मशीन आर्ट्स, 15 का एक, और फिक्स्ड OAR पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स, यही पिछले के बजटेड मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय पिछले साल की प्रोडक्शन, इसी को बजटेड प्रोडक्शन मान लेते हैं। तो ये पिछले साल का फिक्स्ड OAR आ गया, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000। OAR ही लेना होता है ना ये। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय पिछले साल की प्रोडक्शन। अब इसमें एक एतराज़ ये होना चाहिए
कि उसने कहा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम मशीन आवर्स की बेस पे तो होता रहे, हमने ये क्या फिगर्स निकालनी है, हमने रुपीस पर यूनिट ही निकालनी है। अब वो मशीन पर आर बना लें, उसको पर यूनिट बना लें, इतना ही बनेगा। जो OAR आपने मशीन आर की बेस पे निकालना है, फिर करना तो उसको पर यूनिट ही पड़ेगा ना, तो वो कर लें तो फिर भी आंसर 333 ही आएगा। अगर आप मशीन आवर्स पे करेंगे तो आंसर आएगा 111 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट बनाने के लिए, तो वो इतना ही बनेगा। अच्छा, अब 11 के लिए, ये 11 की पर यूनिट कॉस्ट के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट था। ये सवाल मैंने मेनली ना आपको इनके लिए ही करने को दिया था, यानी अगर आप इस सवाल पूरे को छोड़ना भी चाहें ना छोड़ दें, लेकिन सिर्फ ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी, ये चाहता था मैं कि आपके सामने आए। मटेरियल और लेबर, ये दोनों मज़े की चीज़ें। मटेरियल, एक तो मटेरियल 4% महंगा हो जाएगा। क्या चीज़ महंगी हो जाएगी? ये 300 या ये 60? ये 60 रुपए किलो ये महंगा हो जाएगा। तो एक तो ये 60 रुपए किलो होगा महंगा, ये मैंने 60 रुपए किलो को 4% महंगा कर दिया। फिर इसके अलावा, अच्छा कभी आपने अगर घर के लिए कुछ सब्जी फल खरीदा हो और घर आके माँ से डांट खाई हो, तो किसकी डांट खाई है? गलत ख़राब चीज़ ले आए। तो अगर कोई सब्जी वाला ऐसा हो जो खुद ही सब्जी मंडी से चुन चुन के सब्जी लाता हो अच्छी अच्छी, तो उसमें और बाकी दुकानदारों में रेट का फर्क होगा। तो हमने ना एक कंसल्टेंट को हायर करने का सोचा है, वो हमारे साथ जाएगा मार्केट, वो हमें अच्छा वाला मटेरियल खरीद के देगा और इसके लिए वो हमसे 2 रुपए पर किलो अपनी फीस लेगा। चाहे ऐसे समझ लें कि हम एक अच्छा सब्जी वाला खुद ढूंढेंगे, वो खुद ही मार्केट से अच्छी सब्जी लाएगा और हमें बाकियों से 2 रुपए महंगी बेचेगा। तो ये भी तो मटेरियल में 2 रुपए हमारा कॉस्ट है ना, तो ये 2 रुपए इस 60 रुपए में ऐड हो जाएगा। ओके, और ये आ गया 1 किलो। और चूंकि ये अच्छी वाली सब्जी होगी तो वो जो पहले 1 यूनिट में 5 किलो लगता था, अब उससे 5% कम लगेगी। तो वो जो पहले 5 किलो था वो 5% कम लगेगा, 5 किलो इंटू 0.95, और वो जो 60 रुपए किलो होता था वो अब इतने का होगा। तो ये बनेगा फिर 305। ओके, लेबर वाला पॉइंट, उससे पहले मैं आसान बताता हूं। इनको 5% बढ़ा लिया, इसको 5% बढ़ा लिया। अब आते हैं लेबर पे। पहले लेबर हमसे 1 घंटे के 75 रुपए लेता था और वो 1 यूनिट के लिए टाइम कितना लगाता था? 4 घंटे। पहले लेबर हमसे पर आवर 75 रुपए लेता था और 4 घंटे लगाता था। अब एक तो लेबर में हो जाएगी महंगाई। कितनी महंगाई हो जाएगी? तो नया रेट कितना होगा? 82.5। ये जो महंगा रेट होगा ये महंगाई की वजह से है या वो अच्छा काम करेंगे तो हम ये वेज रेट देंगे? ना ना ना, वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10%। वेजेस ने महंगा होना है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम इनसे किस तरह बेहतर काम लें, इसके लिए 2 आइडियाज आए हैं। तो वेजेस की महंगाई अपनी जगह है, अच्छा काम लेने के लिए बोनस प्लान किया है।
तो महंगाई तो है ही है। अब अगर इस अच्छे काम को छोड़ भी दें तो हमारा कितना खर्चा होना था एक यूनिट के लिए? 4 इंटू 330। अगर ये महंगा अच्छा काम का मसला ना हो तो हमारा खर्चा होना था इतना। ये पहले 330 वाली बात बताएं अगर समझ आई तो। लेकिन हमने उन लोगों से बोनस का वादा किया है जिससे क्या होगा? टाइम बचेगा। यानी वो जो 4 घंटे लगाते थे, किधर गया ये इट इज एस्टिमेटेड कि लेबर टाइम 15% कम लगेगा। यानी 4 घंटे लगता था, कितना लगेगा? 4 घंटे को 15% कम कर लें, 3.4 लगेगा। तो हमारा जब 3.4 लगेगा तो कितना कॉस्ट करेगा? 2.5। पहले ये 2 लाइनें देख लें, फिर मैं बोनस समझाता हूं। महंगाई तो है ही है। यूनियन वालों ने कहा 10% वेज बढ़ाओ, वो तो बढ़ानी ही है। शहरियार मुझे कहना है कुछ? अच्छा, वैसी अच्छा, वेजेस तो 10% महंगी करनी ही है। उन वेजेस का रेट बढ़ेगा, उसके अलावा उनको बोनस देना है, फिर कंसल्टेंट बुलाना है ऑन अकाउंट ऑफ अबव मेजर्स। इससे उनका टाइम कम हो जाएगा। महंगाई अलग है। ये काम टाइम क्यों कम होगा? बोनस की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से। तो वो जो एक यूनिट के लिए वर्कर ने 4 घंटे लगाने थे, 15% कम की वजह से क्या होगा? 3.4। यानी अब हमारा असल में एक यूनिट बनाने पे इतना खर्चा होगा। फिर हमें बोनस भी देना पड़ेगा। कितना बोनस? कम टाइम लगने से हमारा जो 330 रुपए में यूनिट बनना था 280 में बन जाएगा ना। कितनी बचत होगी? 49 हम अपनी इस बचत का 30% उन वर्कर को ही तोहफे में दे देंगे। $14.85। तो अब हमें एक यूनिट बनाने की वेज पड़ेगी इतनी और बोनस पड़ेगा 14.85। तो हमारा एक यूनिट हमें इतने रुपए कॉस्ट करेगा, 295. इसीलिए मैंने एक और तरीके से समझाया है। उस 15/85 में मैंने क्या किया? मैंने 15/85 करके ये निकाला हुआ। यानी मैंने इसको पहले 85 से ग्रॉस करके ये बनाया, फिर उसका 15% लिया है। तो मैंने वो एक फार्मूले में ये निकाल दिया। इसीलिए मैं आपको इस तरह से समझाया। ये सवाल मेनली मैंने इसी के लिए ही करवाया था। बाकी ट्रेनिंग कंसल्टेंट के पैसे, फिक्स्ड ओवरहेड्स, और बाकी इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हुआ तो वो अलग से पूछ लेना। मेनली मैंने ये सवाल को मटेरियल और लेबर के लिए ही दिया था। क्या टोटल थे 10 मिलियन, इसमें से 30% वेरिएबल थे, तो 30% लें इसका 3 मिलियन। लेकिन ये तो टोटल है, वेरिएबल तो पर यूनिट चीज होती है। तो आप इसको यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकलेगा। देखो पिछले साल 10 मिलियन में से 3 मिलियन वेरिएबल थे। वेरिएबल तो पर यूनिट चीज होती है ना, तो पर यूनिट तो निकालें। दिस डिवाइडेड बाय 19,000। 19 से क्यों डिवाइड? क्योंकि एडमिन सेलिंग खर्चों का ताल्लुक यूनिट्स प्रोड्यूस से है कि सोल्ड से? सोल्ड से ना। तो 19,000 से डिवाइड किया, तो इतना आ गया।
अब अगले साल आपको ये नहीं बताया कि ये महंगे होने हैं कि नहीं होने हैं, तो नहीं होने हैं, तो इसलिए यही 157 यूज़ कर लिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।